वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने पढ़ाया, विश्व का भूगोल हमने पढ़ा दिया, भारत का भूगोल पढ़ाना है। चलिए भारत का भूगोल भी देख लेंगे। देखिए क्विक रिवीजन सीरीज में हमने आपको बताया था कि जो रिवीजन सीरीज है इसके पहले हमने शॉर्टकट सभी रिवीजन सीरीज डाल दिया था, चाहे आप वो पीसीएस का हो, यूपी पीसीएस का देने जा रहे हैं पेपर, चाहे आप आरओ का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे हमने 14 सीरीज आपको हमने दिया था। अब उन सीरीजों को जो होता है अलग से भी क्वेश्चन हमने सोचा कि ज्योग्राफी के एक अलग सीरीज बनाया जाए, पॉलिटिक्स की अलग बनाया जाए, हिस्ट्री का अलग बनाया जाए, सबकी सीरीज अलग अलग डाल दी जाए। ठीक है, जिसको मतलब वो सीरीज समझ नहीं आता क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज था और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज वो है। समझ लीजिए 50 से 40 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आएंगे, लेकिन जो और भी क्वेश्चन बढ़ाने के लिए हमें जो था और भी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने अलग अलग सीरीज बनाने का निर्णय लिया है। तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी बढ़ा दिया, आपको जाकर देख लीजिएगा, और हमने एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम जो होता है इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं। चलिए बिना लेट के हुए भारत का ज्योग्राफी, पहले हम सामान्य परिचय की बात करते हैं। भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, विश्व में जो होता क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वां देश है। कुल स्थल जो होता है 2.4% पे भारत का निवास करता है। कुल जनसंख्या देखा जाए विश्व की तो 17.5% यहाँ भारत में निवास है। जनसंख्या के अनुसार देखा जाए दूसरा सबसे बड़ा देश, पहला चीन है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान आंकड़े में अगर हम देखेंगे तो भारत जो था प्रथम हो गया। ठीक है, प्रथम भारत हो गया, दूसरा की जगह अब पहला हो गया। ठीक है, प्रथम हो गया, दूसरे स्थान पर चीन चला गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम भारत के बिंदु की बात करते हैं, भारत के दूरस्थ बिंदु की बात करें तो उत्तर में जो होता है इंद्राकोल होता है, लद्दाख में पड़ता है, और पूर्व में कीबोथू होता है या वलांगू होता है। दो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी, वलांगू पूछ सकता है या तो कीबोथू पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है। और इंदिरा पॉइंट दक्षिण में जो होता है, इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार के पास होता है। फिर जो होता है पश्चिम में गौरमोता होता है, या गौर माता कहा जाता है, या गुहार माता कहा जाता है, या इस बिंदु को नाम और भी दे सकता है, सरक्रिक कहा जाता है। सरक्रिक तो ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है, ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है। और सरक्रिक जो होता है ये पाकिस्तान की सीमा को विभाजित करता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो होता है आर्द्रभूमियाँ हैं, सरक्रिक नोट करेंगे। ठीक है, ये कहलाता है। आगे चलेंगे, अगर हम भारत के देखें तो भारत जो होता है एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांश की दृष्टि से, पूर्वी गोलार्ध में है देशांतर जो होता है दृष्टि से, देशांतर दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में दिखाई देगा, और अक्षांश दृष्टि से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में दिखाएगा। आकृति इसकी चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये भारत की स्थिति की बात करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए भारत की सीमा रेखाएं तो स्थलीय सीमा रेखा जो था 15,200 किलोमीटर है, समुद्र तट की जो होता है सीमा रेखा 7,516.6 किलोमीटर जो होता है यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, अगर देखा जाए भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, उत्तरी अक्षांश, और 4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ठीक है, देशांतरी अगर देखा जाए, देशांतरी अक्षांश में देखा जाए तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर और 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य भारत। ठीक है, आपको हमने कल मैप बनाकर दिखाया था आपको। ठीक है, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, अब भारत जो होता है यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देशांतरी रेखा देखेंगे, ये ऐसे ऐसे गुजरेगा। ज्योग्राफी पढ़ाते समय आपको सारी चीज़ें बता दिया जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के देखेंगे उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो होता है 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो होता है विस्तार देखेंगे इसका भारत का, तो यह है जो था किधर से, उत्तर से दक्षिण 3,214, और जो था पूर्व से पश्चिम इधर से विस्तार देखेंगे तो 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करते हैं, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती हुई दिखाई देगी। गुजरात है भारत में लगभग मध्य से होकर गुजरती कर्क रेखा, गुजरात के जो होता है ऐसा राज्य जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरती भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, सॉरी गुजरात नहीं, और गुजरती हुई भारत के जो था 8 राज्यों को टच करती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों को जो होता है अटैच करती कर्क रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, कोटेशन नियत करने के लिए तो इस पर केवल याद रखना का मृत पर गमछा झारे, ये कोटेशन याद कर लीजिए। ठीक है, मिजोरम
ठीक है। इस पर करेंगे मिजोरम, त्रा से जो होता है त्रिपुरा हो जाएगा, गा से जो होता है आपका गुजरात हो जाएगा, माँ से जो होता है मध्य प्रदेश हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झा से झारखंड हो जाएगा, राज्य से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है 8 राज्य जो होते हैं मित्र पर गमछा झारे, नोट कर लेंगे, मित्र पर गमछा झारे। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा हमारा आगे है। ठीक है, ग्रीनविच GMT से 5.5 घंटा आगे है। भारत के 5 राज्यों से जो होता है भारत के मानक रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है भारत का मानक रेखा 85.5 डिग्री जो होता है। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो होता है अगर स्थानीय समय में अंतर देखा जाए लगभग जो होता है 2 घंटे का अंतर दिखाई देगा। आगे चलेंगे, भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे भारत के राज्य और केंद्र शासित, चीन से जो होता है 3,488 किलोमीटर की सीमा है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये चीन की सीमाएं लगाते हैं। पाकिस्तान देखेंगे 3,323 किलोमीटर की सीमा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब, गुजरात, राजस्थान ये जो होते हैं पाकिस्तान के सीमा से लगते हुए दिखाई देंगे। बांग्लादेश की बात करते हैं 4,096 किलोमीटर की, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये बांग्लादेश से लगते हैं। नेपाल की बात करेंगे 1,751 में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगते हैं। म्यांमार की बात करते हैं 1,643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जो होता है मिजोरम, मिजोरम और मणिपुर जो होता है म्यांमार से लगते हुए हैं। ठीक है, भूटान की सीमा किससे लगती है? सिक्किम से लगती है, भूटान इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी बंगाल से, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है? देखा जाए तो 106 किलोमीटर है लद्दाख की। ठीक है, लद्दाख में। अब क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे असली सीमा जो होता है बांग्लादेश की है साथ है, तथा सबसे छोटी असली सीमा जो होती है लद्दाख से लगती है। देखिए 106 किलोमीटर सिर्फ है। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा है, सबसे लंबी सीमा। ये आरओ और पीसीएस दोनों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस एग्जाम देंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया। भारत के असली सीमा में लगे पड़ोसी देशों की संख्या देखेंगे 7 है। ठीक है, असली सीमा में रेड क्लिफ रेखा जो होता है भारत पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के है। डूरंड जो होता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अफगानिस्तान के बीच में नोट करेंगे सीमा रेखाएं। अगर हम देखा जाए तो जो होता है दक्षिण में जो होता है समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश है, एक तो श्रीलंका है, दूसरा मालदीव। दक्षिण में देखा जाए तो समुद्र पार करेंगे जो होता है 2 पड़ोसी देश आपके मिलते हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत जो होता है श्रीलंका के बीच में स्थित एक पाक जल संधियाँ अर्थात मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। नोट करेंगे पाक जल संधियाँ किसके खाड़ी में, अर्थात बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधियाँ स्थित है, जो भारत और श्रीलंका की जो होते क्या करेंगे बीच के सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का स्वरूप अगर देखा जाए, भारत का स्वरूप की चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत के विभाजन उत्तरी मैदान, उत्तर पूर्व में जो होता पर्वतीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह। नोट करेंगे उत्तर पूर्व में का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह ये देखिए रखा गया है। आगे चलेंगे, ये देख लीजिए आपकी श्रेणियाँ देख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पमीर का पठार ग्रंथियाँ, हिंदू कश पर्वत है। ठीक है, कुनलुन श्रेणियाँ हैं। अब देखिए काराकोरम श्रेणियाँ, फिर नंगा पर्वत, ये लिखिए लद्दाख श्रेणी, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ हैं, फिर कैलाश श्रेणियाँ हैं। ठीक है, और देख लेना यहाँ देखेंगे ये नदियाँ देखिए कितने, सिंधु, झेलम, ये देखिए सतलज नदी जो निकली, सिंधु निकली है, सिंधु से सतलज नदी में देख रहे हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज नदियाँ देख रहे हैं आप नहीं। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय पर स्थित है। ठीक है, शिवालिक हिमालय पर, ये हिमालय पर्वतमालाएँ हैं। ठीक है, नंगा पर्वत जो होता है ऊपर दिखाई देगा। चलिए इसके में हमने पढ़ा दे रहे हैं आपको।
जैसे कि इसको मैप में ही पढ़ाया जा सकता है बना करके। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की पर्वत श्रेणियों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भारत के उत्तर सीमा पर स्थित है, ठीक है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। नवीन बलित पर्वत है, अभी नवीन बलित पर्वत युवा पर्वत कहा जाता है इसे, ठीक है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव है। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत जो था श्रेणियाँ हैं हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। लंबाई की बात किया जाए इसमें तो लंबाई में लगभग 2400 किलोमीटर है, ठीक है। लंबाई में कितना 2400 किलोमीटर दिखाई देंगे इसमें। और इसके जो होता है चौड़ाई की बात की जाए तो 400 किलोमीटर, एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर दिखाई देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हिमालय की देखेंगे। हिमालय का उत्तर दक्षिण में विभाजन, उत्तर दक्षिण में विभाजन देखेंगे। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न या हिमाचल हिमालय, वा या शिवालिक हिमालय। नोट करेंगे ट्रांस, महान हिमालय, निम्न या हिमाचल हिमालय या वा हिमालय। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस या तिब्बत हिमालय की बात करते हो। ट्रांस या तिब्बत हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हम देखेंगे। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय पर। पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन है तो काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। हिमालय की जो सबसे प्राचीन श्रेणी जो होती है ये रखी जाती है ट्रांस या तिब्बत हिमालय। विस्तार देखेंगे पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1000 किलोमीटर, चौड़ाई जो होता है लगभग 40 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश के उत्तरी ढाल से। विश्व की देखेंगे, विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू देख रहे हो, गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। ये तिब्बत या हिमालय पर पाई जाती है, ठीक है। ट्रांस या तिब्बत हिमालय पर पाई जाती हैं। नोट करिए इसे। आगे देखेंगे नेक्स्ट महान हिमालय और आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, ठीक है। सबसे अधिक सतत श्रृंखला वाली प्रमुख चोटियाँ महान हिमालय पर या आंतरिक हिमालय हिमाद्री पर माउंट एवरेस्ट है, महान हिमालय पर है। नेपाल में जो था स्थित है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इस कंचनजंगा भी यहीं पर है, 8598 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे विस्तार की लंबाई देखेंगे 2400, चौड़ाई 2500 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। क्रोड की बात करेंगे ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। क्रोड की बात करें तो ग्रेनाइट से ये निर्मित दिखाई देगी, ठीक है। आगे देखेंगे लघु हिमालय की बात करते हैं या हिमाचल हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण संपीड़ित एवं परिविष्ट शैलों से हुआ है। ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, चौड़ाई 50 किलोमीटर है। प्रमुख पर्वत श्रृंखला यहाँ पर पीर पंजाल है, सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत, ठीक है। इसे लघु या मध्य हिमालय में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। नोट करेंगे हिमाचल हिमालय में। पहाड़ों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है लघु हिमालय। इसमें प्रमुख घाटियाँ हैं कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी जो हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी ये हिमाचल प्रदेश में, ये लघु हिमालय में पाई जाती हैं, ठीक है। कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी या कांगड़ा घाटी ये कहाँ पाई जाती हैं लघु हिमालय में। नोट करेंगे लघु हिमालय में पाई जाती हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देखेंगे। वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय। वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय की चर्चा करते हैं। निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, ठीक है। निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। ऊंचाई 1100 मीटर है, 900 से 1100। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। हिमालय की जो था सबसे युवा श्रृंखला है, हिमालय की सबसे युवा श्रृंखला है। प्रसिद्ध जो होता है घाटी की बात करेंगे दून, देहरादून और कोटली दून और पटली दून, ठीक है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। लघु हिमालय पर जो होता है दून की बात करें लघु हिमालय पर, अर्थात लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और बीच में लंबोद घाटी है दून, ठीक है, यहाँ पर। आगे देखेंगे, ये देख लीजिए भूटान के पास जेलपला पाया जाता है, फिर डाफला पाया जाता है। ये देखिए मेघालय है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये श्रेणियाँ हैं, ठीक है, क्या है पर्वत श्रेणियाँ हैं। और इन्हीं पर रहने वाले जनजातियों को गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। मिजो श्रेणियाँ, फिर नागा श्रेणियाँ, फिर पटकाई बोम स्थित है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर मकालू पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत सबसे ऊंचे पर्वत है। इसके बाद कंचनजंगा दिखाई आपको देगा, ठीक है। तो इसमें छोटा से मैप में
क्या देखेंगे, आपको पढ़ा दे रहे हैं। हिमालय प्रदेशित के पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, पश्चिम से पूर्व की तरफ पंजाब हिमालय सिंध और सतलज नदी के मध्य स्थित है, 500 किलोमीटर लंबा है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है, 320 है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच है, 800 किलोमीटर है। असम का हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है, 720 किलोमीटर है। ठीक है। प्रमुख घाटियाँ चलते हैं, देखते हैं प्रमुख घाटियाँ। घाटी और अवस्थिति, नुब्रा और मरखा घाटी लद्दाख में है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल और पिनशैली ये हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग घाटी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है। उथांग घाटी सिक्किम में है। नेवरा की घाटी जो था पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में है। ठीक है, दार्जिलिंग में दिखाई देंगे। आगे चलेंगे। सरखा की शांति घाटी केरल में है। जूकू जो होता है नागालैंड में है। ठीक है, जूकू कहाँ है, नागालैंड में है। चुम्बी घाटी जो होता है दिखाई देगी आपकी, चुम्बी घाटी सिक्किम अर्थात भारत, भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु पर है चुम्बी घाटी। ठीक है, चुम्बी घाटी। चलिए देखेंगे आपके भारत के प्रमुख हिमनद की बात करते हैं। भारत के प्रमुख हिमनद, हिमाचल प्रदेश में बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोना पानी। ठीक है। और लद्दाख में सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। नोट करेंगे, सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। इसके बाद सिक्किम है, जेमू में है। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी ये जो भारत के हिमनद हैं उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित हैं। आगे चलेंगे। भारत के प्रमुख दर्रे की बात करें, दर्रा और अवस्थिति। काराकोरम या खारदुल जोजिला चांगला लद्दाख में है। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है। शिवकिला, बाड़ालचा, रोहतांग, यांगदी, दीवान डेप्सा हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीत, लिपुलेख और मूलिंगा, ठीक है, मूलिंगला उत्तराखंड में। ठीक है, नोट कर लेते रहिएगा। नाथुला और जेलेपा ये सिक्किम में है। बोमडीला, दीफू, सेला, यांगपा, ठीक है, यांगयाप और पांडसार ये अरुणाचल प्रदेश में। तुजू जो होता है मणिपुर में है। थाल घाट और भोर घाट ये जो होता महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है। पाल घाट जो होता है केरल के पश्चिमी घाट पर है। नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, देखिए एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, इतना तो हम गारंटी देते हैं। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो होता है गारंटी देते हैं, क्वेश्चन एक भी जो होता है क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। नोट करिए। चलें आगे देखेंगे उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान, भारत के उत्तरी मैदान की बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। नदियों द्वारा लाए गए जड़ोड़ जो था मिट्टी से ये निक्षेप से निर्मित है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान। जड़ोड़ निक्षेप अधिकतम जो था गहराई 1000 से 2000 मीटर तक होती है। विस्तार लगभग 7 लाख जो होता है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। लंबाई लगभग जो होता है 3700-3200 किलोमीटर की होती है। ठीक है, सघन जनसंख्या घनत्व है, अत्यधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है। ठीक है, चौड़ाई लगभग जो होता है 150 से 300 किलोमीटर होती है। उत्तर से जो होता है दक्षिण का विभाजन भाभर, तराई और जलोढ़ मैदान है। ठीक है, यहाँ देखेंगे भारत के उत्तरी मैदान में। चलिए देख लेते हैं। भाभर का क्षेत्र क्या है, कृषि योग्य नहीं होता है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण ढाल पर स्थित है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। नदियों द्वारा लाए गए जो था गुटका निक्षेपों से निर्मित है। कभी कभी ये नदियाँ जहाँ क्षेत्र विलुप्त हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, भाभर क्षेत्र। तराई क्षेत्र की क्या है, जंगली और वन्य प्राणी क्षेत्र है। ठीक है, जंगली और वन्य प्राणी क्षेत्र है। सावर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाभर क्षेत्र में जो था विलुप्त नदियाँ यहाँ प्रकट होती है। नम और दलदली क्षेत्र भी पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, नम और दलदली। आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान जो था बहुत है, बांगर और खादर 2 भागों में बटा है। पुराने जलोढ़ से निर्मित पुराने मिट्टियों को जो होता पुराने जलोढ़ होते हैं उसे हम जो होता है बांगर कहते हैं। ठीक है, अब बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित जो होते हैं, ठीक है, उत्तरी मैदान का विशालतम भाग होता है। मृदा में चूनेदार निक्षेप अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है,
जबकि खादर में नवीन होती हैं। खादर क्या होती है? नवीन होती हैं, बाढ़ वाले मैदान में स्थित होती हैं, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है और अत्यधिक उपजाऊ होती हैं खादर। ठीक है, अत्यधिक उपजाऊ होती है खादर मिट्टियाँ। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन। उत्तरी भारत के मैदान का जो था सामान्य विभाजन, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, 3 थे। निर्माण का हुआ सिंध और इसकी सहायक नदियों के द्वारा पंजाब का मैदान का निर्माण हुआ है, गंगा और इसकी सहायक नदियां द्वारा गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण हुआ है। 3 नदियों के द्वारा 3 जो था इनका मैदान का निर्माण हुआ है, नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे। पंजाब में जो होता है विस्तार देखेंगे, घग्गर, तीस्ता नदी जो होता मध्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पंजाब में घग्गर नदी बात विस्तार है, विशेषकर असम में है। ठीक है, फिलहाल जो भी छोड़ दीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में क्या क्या है? प्रायद्वीपीय पठार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में जो होता है राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में जो होता है गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में जो होता है इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ। नोट करिए, प्रायद्वीपीय पठार में जो होता है उत्तर में जो होता है दिल्ली और कटक है, पूर्व में होता है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में जो होता है इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पुराने क्रिस्टली, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से शैलों से निर्मित हैं। कौन? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार किससे निर्मित है? पुराने क्रिस्टली, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित। ठीक है, प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। गोंडवाना भूमि का ये भाग है। ठीक है, आगे देखेंगे। ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। विभाजन की बात करते हैं, मध्य उच्च भूभाग नर्मदा से उत्तर की ओर, दक्कन का पठार नर्मदा से दक्षिण की ओर, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली का मिट्टी का विस्तार है। नोट करिए। ठीक है, पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में किसका? काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नोट करेंगे, काली। ठीक है, अनेकों पठार और पहाड़ियों से निर्मित है। त्रिकोणीय इसकी आकृति है, ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। नोट कर लीजिए। ठीक है, 600 से 900 मीटर हो गया। चलें आगे चलें। मालवा का पठार काली मिट्टी से निर्मित है। पूर्व में बुंदेलखंड है, पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ हैं, समर ढाल उत्तर की तरफ है, दक्षिण में बिंद श्रेणियाँ हैं, लाल प्रवाह से निर्मित है मालवा का पठार। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनता है ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है इसकी विशेषताओं का। मध्य भूभाग देखेंगे, मध्य उच्च भूभाग। चलिए देखेंगे मध्य उच्च भूभाग की चर्चा। नर्मदा नदी के उत्तर में है, दक्कन के उत्तरी सीमा पर स्थित है, अवशिष्ट पर्वत से उसका उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर है। ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा में है, पश्चिम में तो चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। अधिकांश जो था विस्तार मालवा के पठार क्षेत्र में है। ठीक है, पूर्वी भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड स्थित है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग में हो। ठीक है, पूर्वी विस्तार इसका राजमहल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर पठार तक है। पश्चिमी सीमा जो था अरावली पर्वत पर है, दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर है, उत्तरी और बिंदु श्रेणी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में चलिए। बुंदेलखंड का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। बुंदेलखंड का पठार आर्द्र शुष्क इसकी जलवायु होती है। ये जो था लहरदार क्षेत्र कृषि योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, लहरदार क्षेत्र होते हैं, कृषि योग्य नहीं होते हैं। सघन अपर्दित क्षेत्र होते हैं। ग्रेनाइट और नीस से जो होता है निर्मित होते हैं। किससे? ग्रेनाइट और नीस। नोट करेंगे, ग्रेनाइट और नीस के द्वारा जो होता है ये निर्मित होते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेलखंड का पठार। देखिए, बघेलखंड का पठार उत्तर में सोन नदी है। उत्तर में क्या है? सोन नदी है। ठीक है, मैकाल श्रेणी के उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश झांसी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बघेलखंड उत्तर प्रदेश के झांसी में और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है बघेलखंड का। ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है बघेल का पठार। ग्रेनाइट पाया जाता है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है बघेलखंड के क्षेत्र में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और देखेंगे छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की बात करें, चलिए इसको देखेंगे। उत्तर पूर्व में जो था राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। गोंडवाना चट्टान से निर्मित है छोटा नागपुर पठार का, गोंडवाना चट्टान से।
विस्तार इसकी बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार है तथा दक्षिण में रांची का पठार इसकी स्थित है, छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार है। अन्य नाम जो होता है रूर, पाट, भूम, अन्य नाम इसका। ठीक है, खनिज समृद्धि क्षेत्र जो होता है लोहा और कोयला है। ठीक है, उत्तर पश्चिम जो होता है सोन नदी है, उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है। दामोदर, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर जो था बराकर नदियों का प्रवास क्षेत्र इसमें पाया जाता है। नोट करिए, बराकर नदियों का प्रवास क्षेत्र नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। दक्कन का पठार सतपुड़ा और मैकाल और महादेव पहाड़ियों पर उत्तर में जो होता है दक्कन के पठार में जो होता है उत्तर में अगर देखेंगे दक्कन के उत्तर में देखेंगे तो सतपुड़ा है, मैकाल है और महादेव पहाड़ियाँ हैं। बेसाल्ट लावा अपरदन से और अपक्षित निर्मित है। पूर्वी में जो होता है पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिम और पूर्वी घाट का जो होता है मिलन जो होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। पश्चिम में जो होता है पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक है, पश्चिम में पश्चिम घाट स्थित है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पश्चिमी घाट की थोड़ी सी श्रृंखलाएँ देखेंगे। पश्चिमी घाट की श्रृंखलाएँ में केवल 2-3 इम्पोर्टेंट होता है पश्चिमी घाट के। पहला जो होता है इसका पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। पश्चिमी घाट की वजह से पर्वतीय वर्षा होती है। इसका नाम सहयाद्रि है, दक्कन के पठार के पश्चिम में स्थित है। औसत ऊंचाई इसका 1500 मीटर है, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, दक्षिण में अधिक ऊंचा है। सबसे ऊंची चोटी इसकी अनाईमुड़ी है जो होता है अन्नामलाई पहाड़ी के क्षेत्र पर आती है। ठीक है, और दूसरी जो होती है सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है जो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल ये है। प्रमुख दर्रे यहाँ पर थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो केरल में। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट अभी बताएं महाराष्ट्र में, पाल घाट जो होता है केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित दिखाई देगी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूर्वी घाट की बात करें। औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है, इसका 600 मीटर दिखाई देगा। सतत नहीं है अर्थात नदियों द्वारा खंडित है। ठीक है, अर्थात विस्तार हिम नदी महानदी घाटी के नीलगिरी तक है इसका। सबसे ऊंचा शिखर जो होता महेंद्रगिरी है। सबसे ऊंचा शिखर कौन है? महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में सेवरा और जवेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, सेवरा और जवेड़ी की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित। चले नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर पूर्व पठार मेघालय का पठार नोट करेंगे। उत्तर पूर्व का पठार अर्थात मेघालय का पठार। उत्तर पूर्व का पठार कौन है? मेघालय का पठार। ठीक है, कोयला, लोहा, चूना, पत्थर आदि खनिज पदार्थों का भंडार पाया जाता है। ठीक है, मेघालय के पठार में क्या क्या? कोयला, लोहा, चूना, ठीक है, पत्थर खनिज के पदार्थों का भंडार पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग है। ठीक है, इसका अन्य नाम कार्बी, ठीक है, एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के जो होता है मालदा मैप गैप राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच के कारण अलग हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे मेघालय के पठार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय में स्थित हैं। अति अपरदित क्षेत्र हैं। अधिकतर वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यहाँ पर मेघालय के पठार में जो होता है अधिकतर वर्षा किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो होता है अधिकतर वर्षा होती है। नोट करेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। आगे देखेंगे अरावली पहाड़ देखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणियाँ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रेणियाँ हम इसकी बात करते हैं। ये अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व के जो था प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है ये। ठीक है, भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला और विश्व के प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है। ठीक है, विस्तार की बात करेंगे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में। सर्वोच्च चोटी जो होती है गुरु शिखर राजस्थान में। ठीक है, सर्वोच्च शिखर चोटी कौन है? राजस्थान में गुरु शिखर है, सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे। उत्तर में जो होता है नर्मदा नदी है। उत्तर में क्या है? नर्मदा नदी है। विस्तार जो होता है महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। दक्षिण में जो होता है ताप्ती नदी स्थित है।
सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो धूपगढ़, धूपगढ़ जो था मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है, नोट करेंगे। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के जो था सर्वोच्च चोटी कौन है, धूपगढ़, नोट करिए धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश के किधर, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है धूपगढ़, नोट कर लीजिए धूपगढ़ मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। ठीक है, दक्षिण में ताप्ती नदियाँ हैं, दक्षिण में ताप्ती नदियाँ हैं। आगे देखेंगे नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियाँ देखा जाए तो पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु को होता है नीलगिरी पहाड़ियाँ कहा जाता है, नोट करेंगे पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ठीक है, विस्तार इसका कहाँ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी जो होती है दो दो बेटा है। ठीक है, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी दो दो बेटा जो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। आगे चलेंगे, चलिए भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं। भारतीय मरुस्थल, जो भारतीय मरुस्थल है उस पर चर्चा करते हैं। देखेंगे भारतीय, ये इसका युग जो था मेसोजोग युग में समुद्र का हिस्सा था। अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है मरुस्थल, और ये रेतीले जो थे रेतीले, टीले और बरखान में पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा शुष्कायु क्षेत्र होती है। कम इसमें वनस्पतियाँ पाई जाती है भारतीय मरुस्थल में। अत्यधिक वाष्पीकरण होता है। नदियाँ अल्पकालिक एवं कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी नदी जो होती है यहाँ मरुस्थल में लूनी नदी है। ठीक है, ढाल का आधार का विभाजन की बात करें तो उत्तरी भाग में सिंध की ओर ढाल है और दक्षिणी भाग में कच्छ के रन की ओर ढाल है, कच्छ के रन की ओर ढाल पाई जाती है। ठीक है, ये ढाल की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तटीय मैदान के देख लेते हैं। पतनों की संख्या देखेंगे, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिम तटीय का अपेक्षा अधिक जो था चौड़ा है। विभाजन देखेंगे उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान में कौन आता है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ये नदियों द्वारा विशाल डेल्टा से निर्माण हुआ है। ठीक है, पतनों की संख्या यहाँ कम पाई जाती है। जबकि जो होता है पश्चिमी तटीय मैदान में संकीर्ण तट है। यहाँ पर पश्चिम में कौन कौन पाया जाता है, कच्छ की काठियावाड़ तट जो था गुजरात में, कंकड़ तट जो था महाराष्ट्र में, गोवा तट और मालाबार तट केरल में स्थित है। ठीक है, यहाँ जो था नदियों की डेल्टा का निर्माण नहीं रुकती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। मध्य और संकीर्ण उत्तर और दक्षिण में चौड़ा है। ठीक है, पतनों और बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल होता है। इसका विस्तार जो होता है गुजरात से लेकर गुजरात तट से केरल तक इसका विस्तार है। किसका, पश्चिमी तटीय मैदान का जो होता है। ये दोनों तटीय मैदान मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखिएगा। पूर्वी तटीय में 2 और पश्चिम तटीय में ये जो होता है 4 तटीय मैदान स्थित हैं। जो पश्चिमी तटीय गुजरात, कच्छ और कठियावाड़ तट, कोंकण महाराष्ट्र में, गोवा में गोवा तट, मालाबार में केरल तट में मालाबार तट। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, अगर हम बात करते हैं प्रमुख तट के रेखा की, भारतीय तट रेखा की, तो विभाजन जो था पश्चिमी घाट और पूर्वी तट 2 भागों में अभी हमने बताया। तट रेखा की लंबाई 7516 है। ठीक है, छोड़ दीजिए, सर्वाधिक लंबी जो होता है तट रेखा गुजरात की है और सबसे छोटी जो होता है तट रेखा गोवा की है। ठीक है, नोट कर लीजिए, 2 बस ये दोनों नोट कर लीजिए, गोवा की और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तट से लगे हुए 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तट से जो होता है लदे हुए केंद्र शासित प्रदेश। तट से लगे हुए केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो होता है तट से लगे हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे चलेंगे द्वीप समूह की बात करें तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। ठीक है, पहला है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नोट करेंगे, बंगाल के खाड़ी में स्थित जो होता है कौन समूह, बंगाल के खाड़ी द्वीप समूह में कौन है, अंडमान निकोबार है, और अरब सागर द्वीप समूह में लक्षद्वीप समूह। नोट करेंगे, 2 द्वीप समूह हैं बंगाल की खाड़ी में जो होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में जो होता है स्थित जो होता है लक्षद्वीप समूह। ये 2 द्वीप समूह। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह की चर्चा करते हैं। लक्षद्वीप समूह की, लक्षद्वीप समूह बहुत चर्चा में रहा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट, मोदी जी भी गए थे। ठीक है, केरल के तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप।
पूर्व नाम इसका नाम था लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। इसका पूर्व नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूर्व नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विभाजन इसका हुआ था अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में है, लकाद्वीप मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है, इसका विभाजन देखेंगे। वर्तमान नाम इसका लक्षद्वीप है, 1973 से इसका नाम लक्षद्वीप है। प्रवाल निक्षेप से जो होता है निर्मित है, क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, द्वीपों की संख्या 36 से, नोट कर लेना। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। सबसे बड़ा द्वीप जो होता है एंड्रॉयड द्वीप है, नोट करेंगे, एंड्रॉयड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। 8 डिग्री चैनल जो होता है मिनिकॉय और मालदीव को जो होता है अलग करता है, ठीक है, 8 डिग्री मिनिकॉय, और 9 डिग्री जो होता है मिनिकॉय लकाद्वीप को मध्य से अलग करता है। देखिए मालदीव की जब चर्चा हो रही थी, यहाँ सुन लीजिए, मालदीव जो होता है सबसे सुंदर द्वीप में जाना जाता है, वहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं सुंदर। पर्यटक लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा जाते थे, भारत के पर्यटक सबसे ज़्यादा, और वहाँ के राशन जो होता है बेचारे इसी से चलता था, पर्यटक के द्वारा। तो अभी वहाँ के जो मौजूद हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति चुने गए, उन्होंने जो था यहाँ भारत के प्रधानमंत्री से जो होता है रिश्ता जो होता है थोड़ा खटपट चली, तो वहाँ पर तो यहाँ पर लक्षद्वीप पे जो होता है मोदी जी जा करके जो होता है बोले कि उससे अच्छा पर्यटक हमारे यहाँ बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक योजना याद नहीं रहा कितने हज़ार करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च करने जा रहे हैं मोदी जी, और यहाँ पर पर्यटक बन रहा, मालदीव से भी बड़ा पर्यटक यहाँ पर बनाया जा रहा है लक्षद्वीप पे, ठीक है। तो आगे देखेंगे, इसकी चर्चा करंट में कर देंगे, आगे चलेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा, चलिए। अंडमान निकोबार, यहाँ पर द्वीपों की संख्या देखा जाए तो लगभग 550 है, सबसे ज़्यादा द्वीप समूह अंडमान निकोबार में है, ठीक है। ये जो होता है अराकानोम दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, अराकानयोमा श्रृंखला के दक्षिणी विस्तार में। अंडमान का विभाजन की बात करें, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में विभाजित है, ठीक है। अगर देखा जाए दक्षिणी अंडमान जो होता है लिटिल अंडमान के बीच की डंकन पास सीमा है। 10 डिग्री चैनल जो होता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो होता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, नोट करेंगे। निकोबार द्वीप समूह का विभाजन की बात करें तो 2 भाग में है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, नोट करिए। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार 2 समूहों में है, नोट करिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वालामुखी द्वीप यहाँ पर 2 है बड़ा निकोबार में। बैरन द्वीप पे जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप पे शांत ज्वालामुखी, नोट करिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, यहीं पर भारत में यही एक ही मात्र है ज्वालामुखी। बैरन द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी बस एक, ठीक है। नारकोंडम में शांत ज्वालामुखी है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर शैल से निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह को जो होता है सर्वोच्च चोटी की बात करें तो थूलियर है, थूलियर जो होता है। राजधानी जो होता है पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में। और सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो सैडल पीक है उत्तरी अंडमान में, सैडल पीक अर्थात उत्तरी अंडमान में, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, अपवाह तंत्र की चर्चा करते हैं, ठीक है। अपवाह तंत्र, अच्छा अपवाह किसे कहा जाता है? निश्चित वाहिकाओं जैसे नदी, नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं, हो रहे जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र की बात करें, वाहिकाओं के जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। वाहिकाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं, नोट करेंगे। अपवाह, भारत के अपवाह तंत्र की चर्चा, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो होता है हिमालयी अपवाह तंत्र होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, सिंधु नदी तंत्र की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका उद्गम सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सिंधु नदी तंत्र से। चलेंगे हम इसका उद्गम देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु का उद्गम जो होता है कैलाश पर्वत की सीढ़ी से बोखुर चू के निकट एक हिमनद से हुआ। बोखुर चू जान रहे हैं ना, एक हिमनद से हुआ है। कुल लंबाई की बात करें 2880 किलोमीटर है, भारत में लगभग 1114 किलोमीटर है। ये भारत में हिमालयी नदियों में सबसे प्राचीन नदी है। ये भारत में जो होता है हिमालयी नदियों में सबसे प्राचीन नदी है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी खांगान या शेरमुख है, सिंगी खम्बान, नोट करेंगे, सिंगी खम्बान और शेरमुख है, ठीक है। दाएं तट पर इसकी सहायक नदियों की बात करें, दाएं तट पर इसकी सहायक नदियाँ कौन है? गिलगित, श्योक और काबुल हैं, ठीक है।
और बाएं तट पे जो होता है सहायक नदियों की बात करें तो पंच नदी बनाती, पंच नदी बाएं तट पर पंच नदी है सिंधु नदी में, याद रखना सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक है, जास्कर श्रेणियाँ स्थित बाएं तट पर सहायक नदियाँ। सिंधु की जो होती है 5 सहायक नदियाँ बनाती हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी के। नोट करेंगे सिंधु नदी के, याद रखना, ठीक है। ये कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है, कराची के पूर्व में अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है, ठीक है। अब चलते हैं झेलम नदी, झेलम नदी के देखेंगे। प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर है, झेलम नदी पर जो होता है एक तटीय शहर है बसा हुआ झेलम अर्थात श्रीनगर, ठीक है। उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी से बेरीनाग झरने से, नोट करेंगे इसका उद्गम कहाँ हुआ सर? पीर पंजाल श्रेणी से और बेरीनाग झील से। सहायक नदियाँ किशन गंगा है, चिनाब नदी से जो होता है संगम बनाती, कहाँ? चिनाब नदी से संगम बनाती, नोट करेंगे। चिनाब जो होता है देखें, चिनाब सहायक नदियाँ, चिनाब नदी के बारे में देखेंगे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी, नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ, चिनाब नदी का जो होता है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के चंद्र और भागा से मिलन से होता है, ठीक, चंद्र और भागा के मिलन से होता है, नोट करेंगे। अन्य नाम इसका चंद्रभागा है। भारत में इसकी लंबाई देखेंगे 1180 किलोमीटर है, 1180 किलोमीटर, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, रावी नदी की बात करते हैं, रावी नदी, ठीक है। रावी नदी की देखेंगे, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से है। चेनाब नदी के से संगम तक है, हिमाचल प्रदेश के जो था चंबा घाटी में बहती है, नोट करेंगे हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती हुई दिखाई देंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग अर्थात ब्यास नदी की बात करते हैं, ठीक है। इसका उद्गम देखेंगे तो रोहतांग दर्रे के जो होता है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है इसका उद्गम, ब्यास नदी का, ठीक है। ब्यास नदी जो होता है ब्यास कुंड से, बस याद रखिए ब्यास नदी ब्यास कुंड और रोहतांग दर्रे से, ठीक है। कुल्लू घाटी से बहती है, ठीक है, कुल्लू घाटी से बहती है और हरके के पास जो था सतलज में संगम बनाती है, ठीक है। हरकेश के पास जा कर के सतलज से मिल जाती हैं, ठीक है, रोहतांग। अगर देखेंगे ये सतलज नदी कहाँ है? सतलज नदी की बात करेंगे, तिब्बत के नाम से जो होता है, तिब्बत में जो होता है नाम लेंगचेन खम्बाब इसका नाम है तिब्बत में, ठीक है। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, नोट करेंगे सतलज नदी का जो होता है उद्गम राक्षस ताल से होता है। ये जो होता है सिपकी ला के पास भारत में बहती हैं, सिपकी ला के पास जो होता है भारत में बहती हैं और पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण सतलज। देखिए नदियों का उद्गम पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, सारे नदी बता दे रहे हैं, ठीक है। गंगा नदी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी तंत्र, ठीक है। ये क्या पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है गंगा नदी। इसका उद्गम उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है, ठीक है। प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी था, देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलन के बाद ये गंगा कहलाती है, ठीक है। देवप्रयाग में जो था अलकनंदा से जाकर मिलती है और फिर इसके बाद क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है, ठीक है। हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है। बाएं तट में इसकी सहायक नदियाँ, नोट करेंगे बाएं तट में सहायक नदियाँ इसकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी, ठीक है। जबकि दाएं तट में जो होता है यमुना और सोन नदियाँ इसकी दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। अन्य नाम इसका पद्मा और मेघना है, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका? पद्मा और मेघना है। पंचप्रयाग देखेंगे, पंचप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो का यूपी पीसीएस में और समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था आरओ में, नोट करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचप्रयाग। विष्णु प्रयाग कब बनेगा? जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलेंगे, ठीक है। नंद प्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी, ठीक है। देखिए अलकनंदा सबका कॉमन रख लीजिए, विष्णु प्रयाग धौली गंगा से मिलेंगे, ठीक है, अलकनंदा से मिला दीजिएगा। नंद प्रयाग नंदाकिनी से मिलेंगी, कर्ण प्रयाग पिंडार से मिलेंगी, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी से मिलेंगी, ठीक है। देव प्रयाग भागीरथी से मिलेंगी, बस इतना ही याद करना है, ठीक है। जो मिल रही हैं वही तो मिलने हैं। अलकनंदा में कौन कौन कहाँ कहाँ मिलती है, जो क्या करेंगे पंचप्रयाग बनते हैं।
अगर विष्णु प्रयाग बनेंगी जब धौली गंगा मिलेंगी, नंद प्रयाग बनेंगी जब नंदाकिनी मिलेंगी, कर्ण मिलेंगी जब पिंडार जो मिलेगा, रुद्रप्रयाग जो होता है जब मंदाकिनी मिलेंगी, देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी मिलेंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलान करने के आएगा। आगे चलेंगे, चलिए यमुना नदी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका उद्गम क्षेत्र यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर श्रेणी से हुआ है। यमुनोत्री हिमनद में जो था बंदरपुर श्रेणी से हुआ है, नोट करिए, बंदरपुर श्रेणी से। ठीक है, आगे देखेंगे, दाएं तट पर इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। दाएं तट पर इसकी सहायक नदियां चंबल, सिंध और बेतवा और केन है इसकी सहायक नदियां। ठीक है, बाएं तट पर देखेंगे, बाएं तट पर हिंडन, ठीक है, रिंद, सेंगर और बरूड़ा है। ठीक है, गंगा के सबसे पश्चिमी जो होता है, सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदियां कौन है, तो बता दें यही यमुना नदी। ठीक है, कौन नदी है, यमुना नदी। गंगा के सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, चंबल नदी, इसका उद्गम जानपाव पहाड़ी बिंदसेड़ी से, बिंदसेड़ियाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये जो होता है खड्डों का निर्माण करती हैं चंबल, और उत्तर प्रदेश के जो होता है इटावा में जो होता है यमुना में विलीन हो जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा अर्थात यमुना में जाकर के विलीन हो जाती है, नोट करिए, इटावा अर्थात यमुना में जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए, गंडक नदी। ठीक है, उद्गम स्थल जो होता है नेपाल के हिमालय में है, पटना के निकट सोनपुर से गंगा के मिलन से होती है। ठीक है, पटना के निकट सोनपुर में जो होता है गंगा में मिलन से होती है। आगे देखेंगे, घाघरा नदी के देखेंगे, उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उद्गम स्थल अर्थात मापचांगचो, ठीक है, हिमनद है। ठीक है, और जो होते हैं सहायक नदियों की बात करें, तिला, सेती, बेरी और शारदा बिहार के छपरा में जो होता है गंगा से संगम तक स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, कोसी नदी जो होता है, कोसी नदी, कोसी नदी देखेंगे, इसका उद्गम स्थल माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। ठीक है, उद्गम स्थल माउंट एवरेस्ट के जो होता है उत्तर में है। ये बिहार की शोक कहलाती है। ठीक है, बिहार के भागलपुर के गंगा में जो होता है मिलन होता है इसका। ठीक है, और जो होते पूर्ववर्ती नदी घाटी में जो होता है उदाहरण होता है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कोसी नदी, तभी जो होता बाढ़ आता है ना, तभी तो बाढ़ आता है जब मार्ग बदलती है, तो इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, नोट करेंगे। रामगंगा नदी, इसका उद्गम गढ़वाल की पहाड़ियों से है, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के मैदान में प्रवेश करती है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है रामगंगा नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद, देख रहे हैं नजीबाबाद, नजीबाबाद में जो होता है ये प्रवेश करती है, कन्नौज के निकट जो होता है गंगा में मिलती है। ठीक है, कन्नौज के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, रामगंगा नदी। आगे देखेंगे, दामोदर नदी। ठीक है, इसका उद्गम क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है उद्गम नदी। ठीक है, इसका उद्गम होता है दामोदर का, भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, हुगली में इसका मिलन होता है। मुख्य सहायक नदियां जो होती है बराकर नदी, मुख्य सहायक नदियां कौन है, बराकर नदी हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा या सरजू नदी, शारदा और सरजू नदी, उद्गम स्थल जो होता है मिलाम हिमनद है नेपाल के मेघालय में। ठीक है, मिलाम हिमनद नेपाल के मेघालय में, भारत और नेपाल के सीमा पर ये बहती है, भारत और नेपाल सीमा पर बहती है। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है। ठीक है, अन्य नाम जो होता है काली और चाइक है। ठीक है, काली और चाइक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी, इसका उद्गम अमरकंटक से होता है, पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, अमरकंटक पठार से होता है सोन नदी का उद्गम। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण करता है सोन नदियाँ। ठीक है, एक घटना देखेंगे, घटना के पश्चिम से आरा से में जो था गंगा से मिलन होता है इसका। सोन नदी गंगा के दाएं तट पर अर्थात किसकी सहायक नदियाँ, गंगा के दाएं तट पर जो होता है इसकी सहायक नदियाँ सोन नदी, नोट करेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी, नोट करेंगे, अर्थात महानदी नंदा। ठीक है, जो तो गंगा के बाएं तट पर इसकी सहायक नदी है। ठीक है, उद्गम स्थल देखेंगे दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। ठीक, उद्गम स्थल क्या है, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पर स्थित है। ठीक है, और जो होता है
पश्चिमी बंगाल में जो होता है गंगा से संगम बनाती है, पश्चिम बंगाल में गंगा से जो होता है संगम बनाती है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, नोट करिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे, इसका उद्गम कहाँ है, इसका उद्गम है चेमांगू, ठीक है, चेमायुंगडुंग हिमनद में, जो पर्वत कैलाश पर्वत श्रेणी में जो होता है मानसरोवर झील के निकट स्थित है, कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट स्थित है, ठीक है। अपवाद क्षेत्र इसका देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम है। बाएं तट की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी, नोट करिए, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी इसकी जो होती है सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, सहायक नदियाँ। आगे देखेंगे, दाएं तट की जो होता है सहायक नदियों की बात करें हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, ठीक है। दाएं तट की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश, नोट करिए। अन्य नाम की बात करें, तिब्बत में जो होता है सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक, अन्य नाम तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है, सियांग या असम में जो होता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना नदी, ठीक है, ठीक है, जमुना नदी, नोट कर लीजिए, जमुना नदी हो गया। ब्रह्मपुत्र की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र जो होता है नदी जब बांग्लादेश में जो होता है पद्मा गंगा से जाके मिलती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है जिसका नाम सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है जिसका नाम सुंदर डेल्टा होता है, ठीक है, हो गया। अगला नदी सुबनसिरी नदी, इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में, ठीक है। अपवाद क्षेत्र की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम और मेवाती है, अपवाद क्षेत्र है, ठीक है, पूर्ववर्ती नदी हैं, ये कौन है, पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, बंगाल, प्रायद्वीपीय नदी देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, देखिए हिम नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन है, नर्मदा, ताप्ती, माही, नोट करिएगा, जो पीसीएस में पूछा गया समीक्षा में उसका नाम लिख दिया गया और अदर नदियां हैं उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट उसी को, अब ज़्यादा समय तो है नहीं पूरी चीज़ बताया जाए, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये बंगाल में गिरती हैं, ठीक है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही ये अरब सागर में गिरती हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं जबकि ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे महानदी की बात करते हैं, ठीक है, उसका उद्गम स्थल जो था सिहवा पहाड़ी पर, धमतरी और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दाएं तट पर जो होता है, दाएं तट की सहायक नदियां जो होती हैं जोंक, ओंग और तेल हैं, ठीक है। बाएं तट में जो था सहायक नदियों की बात करें तो जो था शिवनाथ, हंसदेव, मंद और यू, ये जो था बाएं तट की सहायक नदियाँ, ठीक है। अगर हम देखेंगे अपवाद क्षेत्र की बात करेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हैं। लंबाई की बात करेंगे तो 8,851 किलोमीटर है, ठीक है, 851। आगे देखेंगे गोदावरी नदी, गोदावरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम जो था त्रंबकेश्वर, ठीक है, त्रंबकेश्वर नासिक में जो होता महाराष्ट्र में है, ठीक है। और बाएं तट की जो होती मुख्य सहायक नदियां इसकी गोदावरी के हैं बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, ये बाएं तट की हैं, ठीक है। दाएं तट की अगर देखा जाए तो दाएं तट में मुख्य जो होता है सहायक नदियाँ प्रवरा, मूला, ठीक है, पेडवाई और मनेर, ठीक है, ये होती हैं। उपनाम इसका दक्षिण गंगा है, ठीक है। लंबाई इसकी 1,465 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। आगे देखेंगे कृष्णा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, लंबाई इसकी 1,401 किलोमीटर है, दूसरी सबसे प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। दाएं तट की सहायक नदियाँ जो थी कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, ठीक है, महाबलेश्वर के महाराष्ट्र में है। बाएं तट की सहायक नदियाँ की बात करें तो भीमा, मूसी और मुनेरी इसकी जो थी कृष्णा की नदियाँ, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बस 2 नदी और है, इसके बाद नदी खत्म हो गया। कावेरी नदियों की बात करते हैं, इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी से
जो था कोगाडू जिला कर्नाटक से है, ठीक है। बाएं तट पे इसकी सहायक नदियाँ हेमवती, सिम्भा और अरकाती हैं, ठीक है। जबकि दाएं तट पे जो होता है जो सहायक नदियाँ मानी जाती है वो काबिनी, भवानी और अमरावती हैं। लंबाई जो होता है 800 किलोमीटर है। जलप्रपात शिव समुद्रम है, ठीक है। अपवाह के क्षेत्र में जो था केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी है, जो था अपवाह के क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो उसका उद्गम स्थल जो होता है प्रायद्वीपीय पठार, अमरकंटक का पठार, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है कहाँ से हुआ? अमरकंटक पठार से हुआ नर्मदा नदी का, ठीक है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी बहती है, ठीक है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण हुआ है, ठीक है। नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट जो होता है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण हुआ। पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती नर्मदा, ठीक है। लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो होती है नर्मदा नदी, नोट करेंगे, नर्मदा नदी है, नोट कर लीजिए, ठीक है। ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का ये निर्माण करती है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप्ती नदी अर्थात तापी नदी है, इसका उद्गम स्थल देखेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई में पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई में पाई जाती। लंबाई जो होता है 724 किलोमीटर है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात अपवाह क्षेत्र है। ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तापी नदियाँ ज्वार अभी इसको हमने पढ़ाया, ठीक है। उसका तापी नदियाँ जो होता है ज्वार नदमुख बनाती हैं, ठीक है। पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर में ताप्ती नदियाँ गिरती हैं, इसको हमने अभी पढ़ा दिया। अब चलेंगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों के किनारे बसते प्रमुख शहर। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, भागलपुर है, पटना है, नोट कर लीजिए। गंगा के यमुना नदी पे नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है और इटावा, यमुना नदी। कृष्णा नदी पे विजयवाड़ा है, मूसी नदी पर हैदराबाद है, ठीक है। और देखेंगे गोदावरी पे नासिक, नंदेड़ और राजमुंदरी है। रामगंगा पर बरेली है, राप्ती पे गोरखपुर है, सरजू नदी पर अयोध्या है, गोमती नदी पर लखनऊ है, सिंधु नदी पर लेह है, झेलम नदी पर श्रीनगर है, सतलज नदियों पर लुधियाना है, नोट करते रहेंगे, ठीक है। साबरमती नदी पर जो होता है अहमदाबाद और गांधीनगर है, ठीक है। ताप्ती नदियों पर सूरत और बैतूल है। स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर है, महानदी पर कटक है, चंबल पे जो होता कोटा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है, क्षिप्रा नदी पर जो होता उज्जैन है, ठीक है। नर्मदा नदी पर जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर है, ठीक है। ये रखा गया यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। भारत के प्रमुख जो होता है जलप्रपात, भारत के प्रमुख जो होता है जलप्रपात संबंधित नदी और संबंधित राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है जलप्रपात। शिव समुद्रम जो होता है शरावती नदी में बनाया गया, कर्नाटक में स्थित है, नोट करिए। धुआंधार अभी बताएं नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, अभी बताएं। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक के सीमा पर। कपिल धारा या दुग्ध धारा नर्मदा नदी पर है अर्थात मध्य प्रदेश में, ठीक है। चुलिया देख रहे हैं, चंबल नदी में बनाया गया है राजस्थान पे, चुलिया नाम देखिए, चुलिया, लुलिया रख देना चाहिए ना। हुंडरू नदी पर स्वर्णरेखा अर्थात झारखंड रांची में। चित्रकूट पे जो होता है इंद्रावती नदी पर बनाया गया है छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर में। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पे बनाया गया है कर्नाटक में, ठीक है। कुचिकुल जो होता है बराही नदी पे बनाया गया है, कर्नाटक में बनाया गया है शिमोगा में, नोट कर लीजिए। ये जलप्रपात, इतना जलप्रपात तो आपको याद होना चाहिए, 10 जलप्रपात है, 10 से याद होना चाहिए। 8-10 जलप्रपात तो आपके उत्तर प्रदेश भारत में जो होता है याद होना चाहिए, जिससे अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि हमारा टारगेट जो होता है पूरा हो जाएगा 125 का। बस हमको थोड़ा सा सी सेट, आज 5 तारीख हो गई, सी सेट थोड़ा से हम बड़े कमज़ोर पड़ गए, सी सेट नहीं पढ़ा पाए। सी सेट के जो होता है मैथ का क्लास, रीजनिंग का क्लास चलता है, लेकिन ये जो होता है एसएससी लेवल का मैथ चलता है, एसएससी लेवल का जो होता है हमारे पास क्वेश्चन चलते हैं। अब हम सोचते हैं एसएससी लेवल का तो नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको पीसीएस लेवल का ही चाहिए, तो यहाँ पर एसएससी का मेंस का बैच चल रहा है, ठीक है, मैथ का और रीजनिंग का। अब उसको हम वीडियो डालना चाहेंगे तो उसको डाल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत हाई लेवल हो जाएगा।
चलिए कोशिश करते हैं सी टेट का, आज थोड़ा से देखेंगे सी सेट का। चलिए, भारत के प्रमुख झीलें, ठीक है। वेम्बनाड और अष्टमुडी झील केरल में है, ठीक है, केरल में है, ठीक है। आप लोग जो होता है एक काम नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी वीडियो पर लाइक आ रहा है, किसी वीडियो पर लाइक नहीं। लाइक करने में कितना सेकंड है, आपकी भलाई के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो हम लोग आपसे कुछ लेते नहीं, बस एक लाइक बटन चाहिए कि क्या हमारा मैटर आपको पसंद है कि नहीं, बस लाइक करना है, ठीक है। शेयर देखेंगे इस मंथली बहुत कम हो गया, शेयर नहीं कर रहे हैं आप हमारे वीडियो, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए क्या और क्या कमेंटर चाहिए, कैसा वीडियो लगा। कमेंट करने में कितना सेकंड लगेगा, बस 2 या 5 सेकंड लगेगा बस, ठीक है। और जो होता है लाइक करिए, देखिए मनोबल बढ़ाइए, तभी जो होता है मनोबल बढ़ेगा, तभी जो होता है और सारे मैटर आपको ढूंढ कर मैटर हम 125 नंबर लाने के क्यों दावा करते, क्योंकि मेहनत हम करेंगे आपके साथ, तो आपको मेहनत थोड़ी नहीं ले रहे हैं, बस आपकी मेहनत केवल 10 सेकंड का कि लाइक करिए वीडियो को, बस इतना ही करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, बस, ठीक है। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं, चलेंगे। प्रमुख भारत के प्रमुख झीलें में वेम्बनाड या अष्टमुडी केरल में, चिल्का उड़ीसा में है, बुलर जो होता है जम्मू कश्मीर में है, पुष्कर झील जो होता है राजस्थान अजमेर में है, सांभर झील राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक मणिपुर में, ठीक है, देखते रहिएगा। कुल्लूरू झील जो होता है आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील जो होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, पेरियार केरल में है, चिल्का उड़ीसा में अभी आया था, डिडवाना झील राजस्थान में है, डिडवाना राजस्थान में, ठीक है, बस उतना ही याद रखिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बहुत है, एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो होता है कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना जो होता है महानदी पर है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। इडुक्की परियोजना जो होता है पेरियार नदी पर केरल में है, ठीक है, केरल में है। आगे देखेंगे। मयूरराक्षी परियोजना जो होता है मयूरराक्षी में है, पश्चिम बंगाल में है। माता टीला परियोजना जो होता है बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। पोचमपाद परियोजना जो होता है गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में स्थित है। रिहंद परियोजना जो होता है रिहंद बांध पर है, उत्तर प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चल रहा है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। टिहरी परियोजना जो होता है भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है, ठीक है। चंबल परियोजना देखेंगे, चंबल नदी पर है, चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है, देख लीजिए, एकदम सिंपल से क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा, इसी की वजह से हमारे मौसम बदलते हैं। भारत का सर्वाधिक लगभग 80% जो होता है वर्षा जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में जो होता है लगभग बता दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा 80% जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी जो होता है मानसून से होती है। हिंद महासागर से, चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि भारत में 80% लगभग 80% जो होता है वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। हिंद महासागर से जो होता है आर्द्रता ग्रहण करती, कहाँ से, हिंद महासागर से, ठीक है। 1 जून से जो होता है प्रारंभ होती, केरल में मौसम आता है। 2 शाखाओं में विभाजन किया गया, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर, ठीक है, अरब सागर की शाखा, ये 2 शाखाओं में इसे विभाजित किया गया है, ठीक है, अरब सागर की शाखा। वर्षा जो होती है जून से सितंबर तक होती है, ठीक है, वो जून से सितंबर तक जो होता है दक्षिणी पश्चिमी वर्षा होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। आगे देखेंगे। उत्तर पूर्व मानसून की बात करें तो लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। उत्तर पूर्व की मानसून क्या कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। ये बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करता है और ये वर्षा नवंबर में जाकर तमिलनाडु में वर्षा करता है, ठीक है। नवंबर महीने में जो होता है तमिलनाडु में वर्षा होती है। जाते हुए लौटते हुए मौसम से जो होता है वर्षा किस राज्य में होती है, तमिलनाडु में, नोट कर लीजिए, तमिलनाडु में जो होता है वर्षा होती है, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, आम्र वर्षा की बात करते हैं। आम्र वर्षा की बात करें तो आम पकाने में जो होता है सहायक होता है। आम्र वर्षा क्या, आम पकाने में जो होता है सहायक होता है आम्र वर्षा। कर्नाटक और केरल में जो होता है आम्र वर्षा होती है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा होती है। मानसून जो होता है पूर्व में वर्षा होती है, मानसून के पूर्व में जो होता है वर्षा होती है, आम्र वर्षा मानसून के पूर्व में वर्षा होती है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
शीतकालीन वर्षा देखेंगे, शीतकालीन वर्षा की बात करें तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है शीतकालीन वर्षा। ठीक है, शीतकालीन वर्षा कैसी होती है, अर्थात भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं हर टॉपिक, मेहनत साथ कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, इतना ही आपसे 10 सेकंड 20 सेकंड आपका समय सिर्फ हम लेते हैं, लेकिन अपना समय 2 घंटे दे रहे हैं एक वीडियो पे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। मेंस आपके साथ इतना मेहनत करेंगे कि एसडीएम वाला पद तो ले ही लिया जाएगा। ठीक है, घबराइएगा मत। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है शीतकालीन वर्षा होती है, और उत्तर प्रदेश भारत में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में ज़्यादा होती है। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा शीतकालीन वर्षा होती है। नोट कर लीजिए शीतकालीन वर्षा। ठीक है, आगे देखेंगे काल बैसाखी, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, काल बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैसाख के महीने में असम पश्चिम बंगाल में चलने वाली जो होता है वर्षा युक्त पवन है। ठीक है, काल बैसाखी क्या है, अर्थात असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त जो होते पवने, वर्षा युक्त पवने हैं। और इसकी बात करते हैं, असम में जो होता है इसे जो होता है बरदोली छीड़ा कहा जाता है। न काल बैसाखी जो पवने होती हैं असम में इसे बरदोली छीड़ा कहा जाता है। ये चाय पटसन चावल के लिए बहुत लाभदायक होती हैं काल बैसाखी वर्षा। ठीक है, चाय पटसन और चावल के लिए लाभदायक होती है। ये आरओ में पूछा गया, समीक्षा अधिकारी में। ठीक है, ये आरओ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लू तो कौन नहीं जानता, लू तो हमारे भारत में चलती है, शुष्क होती है, गर्म होती है, पीड़ादायक होती है। लू मार दे तो कुछ दिन लोग चले भी जाते हैं, पता है ना लू से। फिर आप क्या कहते हैं लू में, कहते हैं आम का हमको जूस चाहिए। ठीक है, भूज करके पीते हैं जीरा मरीच डाल के, लू नहीं लगता है। ये लू बहुत खतरनाक होती है भारत के लिए। ठीक है, अब बताने की ज़रूरत है नहीं, दिल्ली व पटना के बीच तीव्रता अधिक होती इसकी है, और उत्तर मैदान में पंजाब से और बिहार तक चलने वाली पवने हैं। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये लू पवने हैं। ठीक है, ये लू। आगे चलेंगे, फूलों वाली बौछार केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में होती है। नोट करना, फूलों वाली बौछार केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में होती है। कहवा के फूल खिलने में सहायक होती है फूलों की वाली बौछार। ठीक है, कहवा के फूल खिलाने में जो होता है सहायक होती है कौन, फूलों वाली बौछार। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, थोड़ा सा मिट्टी की बात कर देते हैं, मिट्टी की बात कर ले, मिट्टी नहीं पढ़ा है, मिट्टी भी देख लेते हैं, फिर आपको समाप्ति करेंगे। काली मिट्टी देखेंगे, निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन से हुआ। अन्य नाम इसका काली मिट्टी का क्या है, रेगुर, कपास की मिट्टी। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, रेगुर, कपास की मिट्टी और ट्रॉपिकलम चेनोजम, ये जो था अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। ठीक है, यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। अगर इसमें जो होते हैं देखेंगे, इसका क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सबसे ज़्यादा जो होता है काली मिट्टी पाई जाती है। कमी इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमियों और अधिकता ये दोनों याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा पीछे से पूछता है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की कमी होती है, जबकि अधिकता किसकी होती है, लोहा, चूना पत्थर, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसकी अधिकता होती है। और इसकी जो थी कमी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कमी और अधिकता, और यही क्वेश्चन बनाता है गलत। ठीक है, लेटराइट मिट्टी देखेंगे, लेटराइट मिट्टी, इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निस्खलन में होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निस्खलन में होता है। कम उर्वरता होती है, अधिकता क्या होती है, लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की। नोट करेंगे, लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है लेटराइट मिट्टी में। नोट कर लीजिए, कमी किस चीज़ की होती है तब, नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम, जैव पदार्थ में कमी होती है लेटराइट में। कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में। नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, जलोढ़ या दोमट मिट्टियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ या दोमट मिट्टियाँ। ठीक है, निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है, निर्माण इसका नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। विस्तार की बात करें, देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर
ठीक है, जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ या दोमट की बात होती है। देश के कुल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है, 40% भाग पर। अधिकता क्या थी? पोटाश की अधिकता होती है दोमट मिट्टी में, ठीक है। कमी, फास्फोरस की कमी होती है और पोटाश की अधिकता, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 125, ये कभी पछतावा न हमें रहे कि हमने इतना क्वेश्चन जो था किया, इतना क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कभी पछताना नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे क्षेत्र की अगर बात करते हैं क्षेत्र की, तो जो होता है उत्तरी मैदान एवं भारत की नदी घाटियों में होता है, ठीक है। उत्तरी मैदान एवं भारत की नदी घाटियों में इसका क्षेत्र है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, नोट करिए, लाल और पीली मिट्टी, इसका क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के दक्षिण में है, ठीक है। महीन कड़ वाली जो होता है समांतर उर्वर भूमि, नोट करेंगे, महीन कड़ वाली समांतर उर्वर भूमि रहता। कमी किसकी होती है इसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है लाल मिट्टी में, नोट कर लीजिए। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, और सभी मात्राएं बराबर हो सकती हैं, लेकिन तीनों की कमी होती है। लाल मिट्टी जलयोजित होने के कारण ये पीली हो जाती है, ठीक है। जलयोजित होने के कारण लाल मिट्टियाँ ये पीली हो जाती है, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मिट्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। अब देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, थोड़ी सी देख लेंगे। चलिए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, नोट करेंगे प्राकृतिक वनस्पति। भारत में वनों के प्रकार, पहला वन पढ़ते हैं, बहुत शॉर्टकट नोट्स पढ़ाएंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आ जाए। ये जो होता है ज्योग्राफी, हमने भारत का भूगोल पढ़ा दिया, एशियन और जो था मेडवल भी पढ़ा दिया। ये कोई बच्चा कमेंट कर रहा था कि लड़का, कोई छात्र कि ये सर जी इसका PDF अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ा दीजिए, बहुत ज़रूरी है, एक बार रिपीट हो जाए। तो उसकी डिमांड पे जो होता है 60वीं वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है, सारे 60 सब्जेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन देखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वन क्षेत्र होते हैं, ठीक है। क्षेत्र देखेंगे पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व क्षेत्र की जो होता है पहाड़ियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। पाए जाने वाले वृक्ष में देखेंगे रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी और आदि, ठीक है। वर्ष भर जो होता है हरे भरे दिखाई देते, वर्ष भर जो होते हैं हरे भरे दिखाई देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन कहलाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या कहलाता है? मानसूनी वन कहलाता है। 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है आर्द्र पर्णपाती वन होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा जो में पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रमुख वृक्ष कौन कौन है? तो सागवन, साल, शीशम और आंवला, ठीक है। सागवन, साल, शीशम और आंवला प्रमुख वृक्ष हैं। आगे देखेंगे शुष्क पर्वतीय वन की बात करते हैं तो 70 से जो होता है 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का जो था अधिक वर्षा क्षेत्र जो होता है उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है, ठीक है। आगे पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन है? शुष्क, तेंदू, पलाश, बेल, खैर आदि, ठीक है। खैर शुष्क पर्णपाती वन में। तो तीसरा कौन है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कौन होते हैं? देखें 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा हो वहाँ कांटेदार वृक्ष उग जाते हैं, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पाए जाने वाले वृक्षों में अगर हम बात करेंगे तो बबूल, खेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश, ये जो होता है ये सभी के सभी जो होते हैं बबूल उबूल जो होता है देख रहे हैं 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है। आगे देखेंगे पर्वतीय वन की बात करते हैं। पर्वतीय वन तो बता दें पर्वतीय वन में यह हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत में पर्वतों पर होता है, ठीक है। पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये कैलाश में नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, पलानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वन होते हैं, ठीक है। एक बेलांचली या अनूप वन पाया जाता है जहाँ 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बेलांचली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलांचली या अनूप वन नोट करिए, बेलांचली या अनूप वन, इसका विस्तार 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, आर्द्र क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र और समुद्र तटीय क्षेत्र पर, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट
भारत की प्रमुख जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? थारू, राजी, खरवार, बक्सा, भोटिया। बिहार में देख लेना असुर, बिरहोर, खरिया, कोरबा। झारखंड में देख लीजिएगा उरांव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खोंड और कोरबा। ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन पाई जाती है? कोरबा, कमार, सहरिया, बैगा, बिरहोर। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक है, और भी जनजातियां हैं, देख लीजिए। राजस्थान में कौन कौन पाई जाती हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। राजस्थान में भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया, मांगनेर। ठीक है, मंगानियर। उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट है भोटिया, थारू, जौनासिरी, बुक्सा और राजी। नोट कर लेना उत्तराखंड में। तमिलनाडु में कोटा, इरुलर, पनियन और टोडा। तमिलनाडु में टोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में ब्रिहोर, जुआंग, बोंडो जनजातियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खरिया। कर्नाटक में जो होता है कुरबा, करोगा और जेनू पाया जाता है। ठीक है, जेनू। आगे देखेंगे। गुजरात में जो पाया जाता है सिद्दी, ठीक है, कोतवालिया और कोलघा। पश्चिम बंगाल में पाया जाता है टोटो, लोधा और बिरहोर। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या पाया जाता है? सोम्पेन जनजातियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनजातियाँ सोम्पेन, जरवा, सेंटिनली, ओंगे, ग्रेट अंडमानी। ये जो होता है अंडमान निकोबार की जनजातियाँ। ठीक है। आप देखेंगे भारत की प्रमुख जनजातियाँ और उनका निवास स्थान। ठीक है, इसको जो होता वही पढ़ लीजिएगा, इसमें छोड़ दीजिए, इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत पहले पढ़ा दिए, बार बार नहीं पढ़ाएंगे। तो कृषि और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का विभाजन 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में हुआ। नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, भारत का जो था विभाजन 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में हुआ है। मिश्रित कृषि है। ठीक है, कृषि प्लस पशुपालन। मिश्रित कृषि में क्या होता है? कृषि और पशुपालन है। अंतर फसली खेती में देखा जाए एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना अंतर फसली खेती कहलाती है। ठीक है। एक मार्क क्या है? कृषि के उत्पादों को गुणवत्ता का प्रमाण देना एक मार्क कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्र के नाम। झूमिंग कृषि जानते हो ना, एक जगह 2-3 साल की जाए, 1 साल की जाए, फिर छोड़ करके दूसरे स्थान पर घूम घूम कर कृषि की जाती है। झूम कृषि कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्व भारत में पाई जाती है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि पाई जाती है। ठीक है। पामलू पाई जाती है मणिपुर में। दीपा कृषि छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा। ठीक है। बेबर और दहिया कृषि मध्य प्रदेश में। झूमिंग कृषि जो होती है बेबर और दहिया मध्य प्रदेश में झूमिंग कृषि की बात कर रहे हैं हम लोग। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। पामाडाबी या कोमान या बरिगा उड़ीसा में। कुमारी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। नोट करेंगे, पश्चिम घाट में। बलेर या बलतेरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। खील जो होता है कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। कुरवा कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। नोट करिए, कुरवा झारखंड में। ये जो होते हैं झूमिंग कृषि के प्रकार है। ठीक है, हमने विश्व के जो होता है झूमिंग कृषि पढ़ाया है। आगे चलेंगे। अगर यहीं पर भारत के अलावा विश्व की अगर झूमिंग कृषि की बात करें तो मिल्पा जो होता है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में होता है। कुनको वेनेजुएला में होता है। रोका ब्राज़ील में है। मसोले मध्य अफ्रीका में। लादांग इंडोनेशिया में। रे वियतनाम में है। इसको हमने झूमिंग कृषि जो होता है इसको हमने पढ़ाया था। ठीक है। आज देखिए ये भारत की झूमिंग कृषि है और ये विश्व की झूमिंग कृषि। आगे चलिए, छोड़िए। खनिज के कुछ तत्व, प्रमुख तत्व की बात करते हैं। ठीक है। आर्कियन युग की धरवाड़ क्रम की चट्टानों को सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टान माना गया है। जो आर्कियन युग की जो होती है धरवाड़ क्रम, नोट करिए, धरवाड़ अंडरलाइन करिए, धरवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें माना जाता है। ठीक है। ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और सादी शैलों की जो चट्टानें पाई जाती हैं। छोटा नागपुर को जो का भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर को जो था भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या? रूर प्रदेश कहा जाता है। आगे चलेंगे। प्रमुख खनिज संस्थान। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। ठीक है, बराइमल क्षेत्र में होता है। आगे देखेंगे।
खनन केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। ठीक है, क्या है, धनबाद में है। आगे चलेंगे। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। ठीक है, नागपुर में है। आगे देखेंगे। लौह खनिज, लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग जो था 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सीडेराइट। नोट करेंगे, सीडेराइट नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो लोहे के जो होता है लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा थोड़ा से। आगे चलेंगे। हेमेटाइट अयस्क को जो होता है लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है। नोट करेंगे, हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, इसका रंग लाल गिरुआ होता है, इसका रंग लाल गिरुआ होता है। मुख्यतः जो होता है धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है, धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क के प्रादेशिक विवरण की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में देखेंगे मयूरभंज जनपद के जो था गुरु हिमानी, नोट करेंगे, गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ क्षेत्र, और किंझोर जिले के जो होता है किरुबारू, सुंदरगढ़ जिले में जो होता है मालंग, टोली जो होता है कंढादा पहाड़। ठीक है, ये नोट करिए, उड़ीसा में है। ठीक है, कर्नाटक में कौन कौन है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बुदन की पहाड़ी और धारवाड़ क्षेत्र, ये जो होता है कर्नाटक वाले क्षेत्र में लोहा उत्पादन है। छत्तीसगढ़ में देख लेंगे तो राजनांदगांव, बैमडीला सीढ़ी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और दुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जहाँ पर लोहे की खनिज पाई जाती है। ठीक, आगे देखेंगे। झारखंड में देखेंगे डाल्टनगंज, नुआ मुंडी, सिंहभूम जिला झारखंड में लौह अयस्क के। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुरनूल, कुडप्पा और नेल्लोर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में देखेंगे तो पीपलगांव, असोला अर्थात देवलगांव और सूरजगढ़ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। खनिज और प्राप्ति स्थल थोड़ा सा नोट कर लेंगे। मैग्नीज जो पाया जाता है महाराष्ट्र में देखेंगे क्यूझोर, सुंदरगढ़, कोरापुटा और कालाहांडी में। उड़ीसा में जो होता है मैग्नीज पाया जाता है। भंडारा, नागपुर और डोंडरी टिरोडी में महाराष्ट्र में पाया जाता है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झबुआ, जबलपुर, ठीक है, देवास, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर भी मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, तांबा की बात करेंगे तो राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी, झुंझुनू जिला, सिंघाना क्षेत्र, खोदिरवा और देलवारा, कोरवली, दरीबा, अगूचा, ये राजस्थान में पाया जाता है, जहाँ तांबा की पाई जाती है। और झारखंड में कहाँ तांबा पाया जाता है, सिंहभूम में, सिंहभूम जिले में जो होता है मूसाबानी, राखा, धोबानी और तुरुमडी। ठीक है, ये झारखंड में पाया जाता है तांबा। ठीक है, आगे देखेंगे। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में देखेंगे तो कालाहांडी में, कोरापुट जिले में, गुजरात में देखेंगे भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला में बॉक्साइट पाया जाता है। झारखंड में देखेंगे तो लोहरदगा और नेतरहाट पठार में पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्रोमाइट कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, सुकिंदा घाटी में, नौसाही तथा क्योंझर झील में। कर्नाटक में कहाँ पाया जाता है, हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग और शिमोगा और चिकमंगलूर में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा में कहाँ पाया जाता है, उदयपुर के जिले जो होते हैं जावर क्षेत्र, दरिबा अर्थात दरिबा राजापुरा में, भीलवाड़ा में, और तारागढ़ जो होता है पहाड़ी क्षेत्र अजमेर में। ठीक है, जोधावास जो होता है अलवर जिला में, ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है। नोट करेंगे। जस्ता में देखेंगे राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, जावर क्षेत्र में, उदयपुर जिले में। ठीक है, देश का सबसे बड़ा है। पाली और भरतपुर और सवैया माधोपुर में जस्ता पाया जाता है राजस्थान में। सिक्किम में भोतंग क्षेत्र जान लेना। सोना देखेंगे एक ही जगह पाया जाता है केवल कर्नाटक में, कोलार जिला में, रायचूर जिला, ठीक है, रायचूर जिला के छट्टी में, ठीक है, बोंडली खानदान में जो 90% सोना यहीं से उत्पादन होता है कर्नाटक में। सोना नोट करना, कर्नाटक में 90% सोना, 99 1% सोना इधर उधर से। ठीक है, चांदी की बात करेंगे राजस्थान में उदयपुर
और चित्तौड़गढ़ में जस्ता की खानें हैं। नोट कर लीजिए, नोट करिए, ठीक है। चांदी हो गया। आगे देखेंगे कर्नाटक में जो होता है कोलार और हट्टी खान है, ठीक है। झारखंड में देखेंगे सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिला में जो होता है चांदी पाया जाता है। हो गया। आगे देखिए कोयला 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कार्बन की मात्रा पर एंथ्रेसाइट में 90 से 93, बिटुमिनस में 55 से 80, लिग्नाइट में 40 से 55, पीट में 60% से कम, ठीक है। देश में 90% कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे एंथ्रेसाइट कोयला कोयले का सबसे कठोर और चमकीला रूप है एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन तमिलनाडु राज्य में स्थित होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे कोयला क्षेत्र देख लेंगे। कोयला क्षेत्र नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए कोयला क्षेत्र का, से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे, इसको नहीं पूछा जाता, प्राकृतिक गैस छोड़ दीजिए, ठीक है। भारत में कच्चे खनिज तेल के 4 क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी खनिज तेल, ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिम तट और पूर्वी तट। नोट करिए कच्चे खनिज तेल के उत्पादन 4 क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुत्र, गुजरात, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र। नोट करिए ब्रह्मपुत्र घाटी जो होता है देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। आगे देखेंगे भारत की रिफाइनरी असम में देखेंगे पहले कौन कौन रिफाइनरी असम में है। देखिए असम में, चलिए असम में देखेंगे कौन कौन सी रिफाइनरी जो होती है असम में पाई जाती। डिगबोई, गुवाहाटी, बोंगाईगांव, नुमाली, ठीक है। ये जो होता है असम की जो होती इतनी 4 जो होती हैं असम में पाई जाती हैं, ठीक है। प्रमुख रिफाइनरी क्षेत्र है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सी रिफाइनरी क्षेत्र है? 2 पाई जाती हैं, ठीक है। मनाली और नागपट्टिनम तमिलनाडु में 1969, 1993 तमिलनाडु में, ठीक है। महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई ट्राम्बे 1954 में और मुंबई ट्राम्बे 1955 में, ठीक है। महाराष्ट्र में है, ठीक है। रिफाइनरी क्षेत्र हैं, याद रखना। आगे देखेंगे आंध्र प्रदेश में रिफाइनरी क्षेत्र 2 हैं, विशाखापत्तनम और तातीपाका, ठीक है। तातीपाका 2001 में तातीपाका, 1957 में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। केरल में कोच्चि है 1966 में केरल में। पारादीप 2016 में उड़ीसा में बनाया गया था। हल्दिया 1975 में पश्चिमी बंगाल में। ये सारे रिफाइनरी क्षेत्र हैं, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। मथुरा में 1982 में उत्तर प्रदेश में। पानीपत 1998 में हरियाणा में। बरौनी 1964 में बिहार में। मैंगलोर 1988 में कर्नाटक में। कोयली 1965 में गुजरात में। ये सभी रिफाइनरी क्षेत्र हैं, ठीक है। क्या है? रिफाइनरी क्षेत्र। हमें मथुरा याद रखना होगा, ठीक है। प्रमुख इस्पात संयंत्र और उसकी स्थापना नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मिलान करने के लिए आएगा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टार दे करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहाँ पे भी और दिमाग पे जहाँ भी नोट करना चाहे। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना 1955 में रूस की सहायता से हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में 1955 में रूस की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा में है, 1959 में जर्मनी की सहायता से। राउरकेला की स्थापना, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा में 1959 में रूस जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 1959 में जो होता हुई थी ब्रिटेन की सहायता से। इस्पात संयंत्र बोकारो झारखंड में पड़ता है, 1964 में हुई थी रूस की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना। नोट कर लीजिए, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, ठीक है। हो गया। आगे चलिए भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी, लास्ट पोजीशन चले आप अर्थात लास्ट टॉपिक है। एल्युमिनियम में सहायक देश कौन है और प्रमुख केंद्र है? देखिए इंडाल्को 1938 में कनाडा जो होता है इसका सहायक देश था। जेके नगर पश्चिम बंगाल के, मुरी झारखंड में, अलवाय केरल में, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख केंद्र बनाया गया था हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को एक बार, इंडाल्को के बाद एक ठो आया हिंडाल्को 1958 में
संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से रेणुकूट उत्तर प्रदेश में बनाया गया। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद बाल्को आया 1965 में, सोवियत संघ के सहयोग से बना। कोरबा छत्तीसगढ़, कोयना महाराष्ट्र में बना, ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र में। फिर माल्को आया 1965 में इटली में, चेन्नई, मेट्टूर, सलेम तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर वेदांता 1976 में जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, जरगुसडा अर्थात झारसुगुडा उड़ीसा में स्थित है। फिर नालको 1981 में फ्रांस के सहयोग से बना। दामनजोड़ी उड़ीसा और रंगुल उड़ीसा में भी स्थान पर, ठीक है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, नोट करिए राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में कुल सड़क की लंबाई लगभग 2.1% है। सड़क की लंबाई 2.1% राष्ट्रीय मार्ग है। कुल सड़क का यातायात 40% जो था वाहन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या केवल 2.1%, लेकिन कुल सड़क का यातायात इसी से जाता है 40% जो तो वाहन होता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है NH-27 EB है, 4112.62 किलोमीटर, ठीक है, NH-27 EB। आगे चलेंगे। भारत में कुल रेलवे जोन 18 जोन है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ENW4 है, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम जो होता भारत का भूगोल समाप्त हो गया। भारत का भूगोल जो होता समाप्त हो गया और हमने विश्व का भूगोल जो होता है पढ़ा चुके। विश्व का भूगोल पढ़ा चुके, भारत का भूगोल भी समाप्त हो गया। अब अच्छे से पढ़िए। वही बात है, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए वीडियो को, ठीक है। रिक्वेस्ट है, हौसला बढ़ाइए और हम पास करने की गारंटी लेते हैं आपके।